हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 जिसका नाम है सूखी नदी का पुल। और यह पाठ जो है क्या है, एक कहानी है। यह पाठ क्या है, सूखी नदी का पुल क्या है, एक कहानी है। और इस पाठ के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर। तो आज हम जो इस पाठ का पूरा संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं, ये इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे रामधारी सिंह दिवाकर लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय कि लेखक जो है कब इसका जन्म हुआ, कब इसकी मृत्यु हुई, ठीक ना, क्या क्या उपलब्धि हासिल किए, कौन कौन सा पुरस्कार मिला। सबसे पहले स्टार्ट जो लिखना पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय ना, यहाँ पढ़ा नंबर करके लिखेंगे हम लोग, जो समझेंगे लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म नरपतगंज अररिया बिहार में 1 जनवरी 1945 में हुआ था। तो पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1945 को। कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो इसका जन्म जो हमारे बिहार राज्य में हुआ था। बिहार राज्य के अररिया जिले के नरपतगंज गांव में। ठीक है ना, बिहार राज्य के अररिया जिले के नरपतगंज गांव में। ठीक है ना, अररिया जिला जो है पूर्णिया जिला समझो लगभग जो है 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, यानी कि पूर्णिया का पड़ोसी अररिया हुआ, अररिया का पड़ोसी कौन हो गया? पूर्णिया हो गया। लिखना है इसका पहला पॉइंट कि रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म रामधारी सिंह दिवाकर, अलामत कीजिए, दिवाकर का जन्म, इसमें 2 पॉइंट पूछ सकता है। पहला कि जन्म कहाँ हुआ था, दूसरा पूछ सकता है कब हुआ था। ठीक है ना, रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म नरपतगंज अररिया, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? बिहार। पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो बिहार का एक जिला है में 1 जनवरी 1945 1 जनवरी 1945 1 जनवरी 1945 को हुआ था। ठीक है ना, देखो तो आगे समझे इसमें। ठीक ना, कि इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण माहौल में ही हुई, यानी कि अपने गांव नरपतगंज में ही क्या किए थे? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब होता है 1 से 8 तक की शिक्षा। ठीक है ना, 1 से 8 तक, 1 से 5 तक की शिक्षा ये गांव में ही किए थे। इन्होंने उच्च शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और भागलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक ना, यानी कि ये जो है 2 यूनिवर्सिटी से क्या की शिक्षा प्राप्त की। पहला बिहार विश्वविद्यालय, पूछेगा बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, वहां से ये पढ़ाई किए थे। उसके बाद और जो है भागलपुर विश्वविद्यालय, ये भागलपुर में ही है, वहां से पढ़ाई किए थे। इन्होंने हिंदी में MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, पूछ सकता है रामधारी सिंह दिनकर ने किस विषय में MA किया था? हिंदी में। लिखो इसको। और PhD भी किससे किया था? हिंदी से ही। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ना, पहला पॉइंट लिख लेते, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखना है ना कि रामधारी सिंह दिवाकर ने हिंदी में MA और PhD की डिग्री प्राप्त की। ठीक है ना, पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिवाकर ने किस विषय में MA किया था? हिंदी में। किस विषय में PhD किया था? PhD भी हिंदी से ही किया था। ठीक ना,
अध्यापन को वृत्ति के रूप में अपना करिए मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के संलग्न रहे, ठीक ना। यानी कि जो मिथिला विश्वविद्यालय यानी कि मिथिला यूनिवर्सिटी में ये क्या कहते हैं, पीजी के टीचर रहे थे। किसके टीचर रहे थे? स्नातकोत्तर मतलब आप पीजी के ये टीचर भी रह चुके थे। कई वर्षों तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निर्देशक भी रहे, ठीक ना। कई सालों तक बिहार राष्ट्रभाषा के ये निर्देशक भी रहे थे। रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से एक कथाकार की थी, यानी कि ये खास करके जो ना क्या लिखते थे, कथा लिखते थे। ये भी लिख लेंगे हम लोग इसकी पहचान जो किस रूप में थी। कि माता पिता का नाम वगैरह नहीं दिया गया इसमें। तो रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान रामधारी सिंह दिवाकर की पहचान मुख्य रूप से एक कथाकार की है, एक कथाकार की है। इसकी पहचान किस रूप में है? कथाकार के रूप में, यानी ये कथा खूब लिखते होंगे, ठीक ना, कथा खूब लिखते होंगे, इसलिए इसकी पहचान किस रूप में है? कथाकार के रूप में इसकी पहचान है। आगे इसमें दिया गया इनके कहानी संकलन है, ठीक ना। तो कुछ कहानी लिखे हैं और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने कहानियों और उपन्यास विपुल संख्या में लिखे हैं, यानी काफी ज्यादा ये कहानी भी लिखे हैं और क्या लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। इनके कहानी संकलन में है नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, ये सब क्या है, इसके कहानी का नाम है। किसके कहानी का नाम है? तो रामधारी सिंह दिवाकर के कहानी का नाम है, ठीक ना। ये सब इसके कहानी का नाम है। तो कुछ कहानी इसका लिखेंगे हम लोग। इनके अतिरिक्त 2 संपादित कहानी संग्रह, लेख, समीक्षाएं भी प्रकाशित है। लिखेंगे यहाँ पे रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां। रामधारी सिंह, कुछ कहानी का नाम लिख लेते हैं, है तो बहुत सारा। रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां। बहुत सारे कहानी लिखे हैं, ठीक ना, जिनमें कुछ कहानी का हम लोग नाम लिखेंगे। तो जो मेन सब है, ठीक ना, जो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, वो सब हम लोग लिखेंगे। रामधारी सिंह दिवाकर की कहानियां, तो कहानियां जैसे है, ठीक ना, कि नए गांव में, इसके कहानी का नाम है नए गांव में। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, जो हम लोग इसके बाद पाठ पढ़ेंगे, सूखी नदी का पुल, ये पाठ भी क्या है, एक कहानी ही है। नए गांव में ये कहानी है। अलग अलग अपरिचय, अलग अलग अपरिचय, अलग अलग अपरिचय भी क्या है, अलग अलग अपरिचय भी एक कहानी है, ठीक ना। अलग अलग अपरिचय ये क्या है, एक कहानी है। तो ऐसे पूछता था तुम लोग को, अलग अलग अपरिचय ये कहानी किनकी है? रामधारी सिंह दिवाकर की। नए गांव में इस कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। बीच से टूटा हुआ, बीच से टूटा हुआ, कुछ ये किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिवाकर की रचना है, बीच से टूटा हुआ। नया घर चढ़े, नया घर चढ़े, ये सब भी कहानी है। सरहद के पार, सरहद के पार, धरातल, धरातल, माटी पानी, माटी पानी, ये सब क्या है? ये सब इसकी कहानी है। ये सब क्या है? कहानी। किनकी कहानी? तो दिवाकर जी की कहानी, ठीक ना। उसके अलावा ये कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक ना। इन कहानियों के अलावा ये और क्या लिखे हैं? कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। कुछ उपन्यास के भी हम लोग नाम को लिखेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिवाकर के उपन्यास। 5वां पॉइंट बनेगा, रामधारी सिंह दिवाकर
रामधारी सिंह दिवाकर के उपन्यास। कहानी तो लिखे, कहानी के अलावा ये और क्या लिखे हैं? कहानी के अलावा इसके कुछ उपन्यास भी हैं, ठीक है ना। तो कुछ उपन्यास के नाम लिखेंगे। उपन्यास जैसे हो गया क्या घर क्या परदेश, ये एक उपन्यास है। क्या घर क्या परदेश, ये दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला पूछेगा कि क्या घर क्या परदेश, ये पाठ क्या है, ऑप्शन देगा कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये क्या है? उपन्यास है। दूसरा पूछेगा क्या घर क्या परदेश, इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। काली सुबह का सूरज, ये भी उपन्यास है। काली सुबह का सूरज, ये भी क्या एक उपन्यास है। किनकी उपन्यास है? रामधारी सिंह दिवाकर की, ठीक ना। इसके अलावा जैसे कि पंचवी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, ये भी क्या इसके उपन्यास है, ठीक है ना। या इनके अतिरिक्त दो संपादित कहानी संग्रह, लेख, समीक्षाएं भी प्रकाशित है। दिवाकर की कहानियां आजादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव की पीड़ा की ऐसी कहानियां हैं जो गांव पर लिखी जाने वाली कहानियों से थोड़ी भिन्न है, ठीक है। इसकी कहानी कब आया? आजादी के बाद आया, क्योंकि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम ये मात्र 2 साल के थे, ठीक है ना। तो 45 में जन्म हुआ, देश आजाद कब हुआ है? 47 में। उस टाइम ये करीब करीब कितने वर्ष के थे? 2 साल के थे, ठीक है ना। इनकी कहानी जो है आजादी के बाद जो क्या हुआ, अपना चेहरा, अपना रूप, अपना पहचान दिखाया। पिछली दशाब्दियों में गांव का जो नौकरी पेशा वर्ग शहरों का आदिवासी हो गया है, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में फैली है, लेकिन शाखाएं और फल पत्ते शहरी आसान में लहलाते हैं, ठीक ना। तो अब जो हम लोग जो है थोड़ा सूखी नदी के पुल, इसके बारे में हल्का जानते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। जो कहानी लोग पढ़ने वाले हैं, सूखी नदी का पुल, ये कौन सी कहानी है? ये गांव के सामाजिक कहानी है, ठीक है, ग्रामीण कहानी। कैसी कहानी है? ग्रामीण कहानी है, समाज की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की लगातार बढ़ती फौक तो इस कहानी में दिखती ही है। साथ ही उस फौक को पाटने वाली मानवीय दृष्टि भी प्रतिष्ठित होती है ना। गांव के उच्च वर्ग मतलब अमीर आदमी, निम्न वर्ग मतलब गरीब आदमी। अमीरी और गरीबी के बीच जो है किस प्रकार एक ढाल बना हुआ है, एक दीवार बना हुआ है, किस प्रकार लोग अमीरी गरीबी में भेदभाव करते हैं, ठीक ना। ये सब भी हम लोग इस कहानी में पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग कहानी समझते हैं सूखी नदी का पुल। तो अब हम लोग समझेंगे कहानी में से, ठीक ना। हम लोग कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये कहानी जो है काफी ज्यादा लंबा है, तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, ठीक ना। ये लेक्चर जो आज फर्स्ट है, आज हम लोग समझिए क्या लेक्चर फर्स्ट है। इसके बाद जो एक और लेक्चर आएगा, इसका लेक्चर 2, क्योंकि कहानी काफी लंबा है, एक दिन में ये खत्म नहीं होगा, ठीक ना। इसका दूसरा लेक्चर भी आएगा, हम लोग समझते हैं इसको। तो गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। नहीं समझो, गांव में एक रेलवे स्टेशन था, वहां जैसे ही कोई ट्रेन रुकी, ठीक ना, तो लीलावती वहां जाती है और ट्रेन को क्या करने लगती है? देखने लगती है। पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई ना कोई तो आया ही होगा, ठीक ना। उसका एक उम्मीद था, एक भरोसा था कि लीलावती के नैहर से कोई ना कोई आया होगा, उसके लिए कुछ संदेशा लाया होगा, ऐसा उम्मीद था। वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुई थी, ठीक ना। उस गांव से जो है, उसके नैहर से वो सब आए थे जिनकी वो क्या की थी? उम्मीद की थी, जिनका उसको आशा था, उम्मीद था, वो सब आए थे। भैया थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश। एक कोई अपरिचित था, ठीक ना। एक भैया आए थे, भैया के अलावा और कौन आए थे? 2 भतीजे, एक भतीजे का नाम सुरेश है, दूसरा भतीजा का नाम क्या है? नरेश है। उसके बाद एक कोई अपरिचित आदमी था, मतलब भैया अपने संग में अपने दोस्त वगैरह को लाए होंगे, जिसको कि लीलावती नहीं जानती है, ठीक ना। अपनी अगवानी में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जिसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हैं, ठीक ना। जब जो है लीलावती के ये लोग आए तो इसको ऐसा लग गया कि जैसे कि धरती पहले क्या थी? सूखी थी, प्यासी थी,
अब जो है इन लोग का आना जो एक ऐसा हो गया, जैसे मान के चलो कि बादल बरसा के क्या किया, हर जगह हरियाली ला दिए, पानी बरसा के हर जगह क्या ला दिए, हरियाली ला दी है, ठीक है ना। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी, स्टेशन के बाहर क्या लगा था, जीप, यानी कि रेलवे स्टेशन के बाहर जीप था। जीप, लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था कि जीप देखकर, लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी, ठीक ना। जीप देख के इसको बहुत खुशी होना चाहिए था कि अब जो हम लोग किस पे बैठ के जाएंगे, जीप पे बैठ के अपने घर तक जाएंगे, लेकिन इसको जो खुशी ना होकर क्या हो गया, दुखी हो गया, इसको ठेस लगा। उसने तो सोचा था टप्पर वाली बैलगाड़ी या औहाड़ वाली बैलगाड़ी आई होगी, ठीक ना। उसको ऐसा लगा था, ठीक ना, कि हम लोगों के लिए को लेने के लिए कौन आया होगा, बैलगाड़ी आया होगा। हम लोग जो है ना स्टेशन से बैलगाड़ी पे चढ़ के कहाँ जाएंगे, अपने घर तक जाएंगे, लेकिन क्या लगा हुआ था, जीप लगा हुआ था। अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया, ठीक है। सुरेश कौन, इसका भतीजा। वो बोला कि घबराइए मत, ये जीप किसकी है, जीप अपनी है, अपनी जीप है बुआ। ये बात बोलते बोलते वो ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था, ठीक ना। कि हो सकता है कि पैसा को काफी लाया होगा, बार बार वो क्या करता, अपने पैंट की जेबी पे जो हाथ सहला रहा था, पैसा है कि गिर गया। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया, ठीक ना। अपने जेब से कोई काला चीज निकाला, क्या निकाला अभी मालूम नहीं, और अपने तौलिया में उसको क्या किया, लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश, ठीक ना। तो बुआ पूछा कि तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश। कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है, ठीक ना। ने काला चीज क्या निकाला था, काला चीज ये पिस्तौल निकाला था कि कोई बोलेगा तो क्या 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 कर दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा, ठीक ना। कोई बोलते है तो चलते फट्टा, ठीक ना। तो चौंक गई लीलावती, पिस्तौल है और कहते तो कुछ नहीं है, ठीक ना। कहता है पिस्तौल लेके आए हो, और जब पूछते हैं कहता कुछ नहीं है, हमने पिस्तौल जैसा बड़ा चीज लेके आए और क्या कहते हो, कुछ भी नहीं है। भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाय, ठीक ना। कि भैया इसको क्या कहते थे, बुच्ची दाय कहते थे। बोला कि इसमें अचरज वाली मतलब आश्चर्य की कौन सी बात है बुच्ची दाय, ये सब तो हमारे यहाँ चलता रहता है, ठीक ना। भैया कहना हुआ कि ये सब हमारे यहाँ क्या होता रहता है, चलता रहता है, ये सब कॉमन सी बात है। भैया के मुंह से बुच्ची दा संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। लीलावती जब सुनी कि बुच्ची दा, इसको बहुत सुख हुआ, बहुत ही खुशी मिला भैया के मुंह से ये सुन के। उसने भैया की तरफ गौर से देखा, उनके खादी कुर्ते की जेब भी फुली हुई थी, ठीक ना। यानी भैया लेके आया होगा, ठीक है ना। भैया की तरफ जब देखी तो वो कुर्ता पहन के आए, खादी का कुर्ता, ठीक है ना। खादी कुर्ता पहन के आए तो क्या देखता है, उसका भी जेब क्या था, फुला हुआ था, ठीक ना। तो कह रहा कि आपकी जेब में भी, मतलब क्या आपकी जेब में भी है, ठीक ना, लाइसेंस वाली है ना। भैया हंसने लगे थे, बोले अरे नहीं रे, लाइसेंस कौन बनवाता है, ठीक ना। भाई लाइसेंस कौन बनवाता है, लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, अपने गांव की बनी है, कंट्री मेड, ठीक ना। क्या अपने गांव की बनी, कंट्री मेड मतलब अपने गांव की है। लीलावती के वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। अब ये और आंख अपना आश्चर्य बड़ा कर ले, ठीक ना, कि भैया भी भतीजा भी दोनों, ठीक ना। जीवन भर खादी कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल, जो जीवन भर जो बचपन से लेके बुढ़ापा जवानी तक क्या पहने, खादी का कुर्ता पहने, उसके कुर्ता में भी क्या था, पिस्तौल था। ये सब बात सोच के ये बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। समय ही ऐसा आ गया है बुच्ची दाय, ठीक ना। ये भैया कहते हैं क्या करेगी, समय ही ऐसा आ गया कि रंगदारी नहीं करेगी चलेगी, ठीक ना, रंगदारी का ही जमाना है। अपनी सुरक्षा के लिए यह सब रखना पड़ता है, ठीक ना। क्या बोलेगा, अपनी सुरक्षा के लिए सब रखना पड़ता है, ये सब नहीं रखेंगे कब कौन कहाँ हम ही को ठोक के चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा, ठीक ना। बोला अब गांव पहले जैसा गांव नहीं रहा कि आराम से किसी का हाथ पैर जोड़ लिए तो वो क्या करता, आराम से बात को मान लेता। अब जो है सीधा जो है ना मार या काट चलता है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब ना कि बड़े जाति और छोटी जाति में क्या होने लगा है, मारकाट चलने लगा है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, ठीक ना। अलग अलग जाति के लोग अपना अपना ग्रुप बना लिए हैं, ठीक ना। सभी जाति अपना अपना क्या किए हैं, ग्रुप बना लिए हैं। निजी सेनाएं हो गई, सबका अपना अपना प्राइवेट सेना है। जमीन जायदाद को बचा पाना भी मुश्किल हो गया है। बड़े जाति छोटे जाति में इतना मार हो गया है, ठीक ना, कि जमीन जायदाद भी नहीं बच पा रहे, वो भी हर पा जा रहा है। तुम्हारी वाली तो जो 5 एकड़ जमीन है, उलट कहाँ रह गया, तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बना हुआ है, ठीक ना। यानी कि
बुच्ची दाई का भी, लीलावती का भी जमीन वहाँ पे नहरा में है ना, अपने मायके में 5 एकड़ है। मतलब वो समझो कि गिद्ध का मांस बन गया एक तरह का, ठीक ना, ऐसे सब उस पर लगा हुआ है। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ, ठीक ना, बोला हम भी कम हैं, हम भी कट्टा लेके चलते, ठीक ना, कोई बोलते था चलते फट्टा और समय कट्टो चला देगा, ठीक ना। उसके बोला कि जैसे भैया बोलिए रहे थे, नरेश बोलता है हमको भी कम नहीं समझिए, हमारा भी एक सेना है, मतलब के इसका भी क्या है, कमिटी है, ग्रुप है, ठीक ना, नहीं इसका भी टीम है, कहीं कोई बोला पर कुटवा लिया जाएगा। भैया कहने लगे अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्ची दाई, ठीक ना, अब अपनी जमीन का 9-6 कुछ करके ही जाना। बोला तुम यहाँ आ गई हो बहुत ही बढ़िया हुआ, ठीक ना, अब जमीन का हिसाब किताब कर लेना तब यहाँ जाना। चलती जीप की घड़घड़ाहट में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दी थी, ठीक ना। लेकिन जब जो कन्यादान कर रहे थे तो उसको दहेज में क्या मिला था, दहेज में ना 5 एकड़ जमीन मिला था। लीलावती को दहेज में क्या दिया गया था, 5 एकड़ जमीन दिया गया था। याद आ रहा है गांव का नैहर सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव का होता है, ठीक ना। उसको उसके मन में ऐसा लग रहा है कि गांव का नैहर जो है केवल अपने माता पिता का नहीं होता है या फिर भाई भौजाई का नहीं होता, बल्कि पूरे गांव का ये नैहर है। यह शहर तो है नहीं, ये शहर है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों से बंधा रहता है। शहर में होता क्या है ना, शहर में सब अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक ना। शहर में देखो जो नीचे के मंजिल में रहते हैं वो ऊपर वाले से मतलब नहीं रखेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले से मतलब नहीं, सब किससे मतलब रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, ठीक ना। सबको जब पैसों की पहचान होती है सब अपने आप से मतलब रखते हैं, लेकिन गाँव में है ना सभी के साथ हमारा रिश्ता नाता, सब हमारे क्या रिलेशन जैसे अपने लगते हैं गाँव में। और गाँव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं लीलावती को। जो रिश्ते नाते जो है ना जिससे उसका प्यार बना था कुमारी अवस्था में, वही उसको अब याद आ रहा है। सबसे ज़्यादा याद आ रही है सहेलियाँ, ठीक ना, उसकी जो दोस्त थी, जो सहेली थी, उसकी याद सबसे ज़्यादा आ रही है। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, खवास टोली के वो सहेलियाँ माए सबसे ज़्यादा याद आई, ठीक ना। लीलावती कहाँ रहती थी, मुंबई में रहती थी, कहाँ रहती थी, मुंबई में, ठीक ना। तो मुंबई में जब जब जिसको याद आती थी अपने सहेली माई की याद आती थी। माँ कहती थी सहेलिया माँ खवासीन नहीं तुम्हारी दूसरी माँ है, ठीक ना। बोला सहेलिया माँ जो है कोई खवासीन नहीं है बल्कि तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है, ठीक ना। बोला गया यहाँ पे कि इसी ने जो है तुमको अपना दूध पिलाकर क्या किया है, पाला पोसा है। तो पॉइंट बनेगा, पॉइंट दिखा दिया जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आगे यहाँ लिखा ना कि माँ कहती थी जब तुम जन्मी थी अपना दूध नहीं उतरता था, ठीक ना, यानी कि जब तुम जन्मी थी उस टाइम जो अपना दूध नहीं होता था, तब तुमको इसी ने अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। गाय बकरी भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था, गाय का दूध पिया उल्टी हो गया, भैंस का दूध पिया, बकरी का दूध पिया, किसी का दूध भी पीती थी इसको क्या हो जाता था, उल्टी हो जाता था, एकदम मरने को हो गए थे तुम। तब सहेलिया माँ सामने आई, नई नई लड़कोरी बनी थी, गोद में बेटा था कलेसर, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुमको जिंदा किया है। उसके पास भी अपना बेटा था, फिर भी तुमको क्या किया, अपना दूध पिलाकर जिंदा किया था, ठीक ना। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो तो पहले ये पूछ सकता है ठीक है कि बुच्ची दाई कितने सालों के बाद अपना नैहर आई थी, मतलब मायके आई थी 13-14 वर्ष बाद, 13-14 बुच्ची दाई वाला लीलावती ना। बुच्ची दाई इसको तो इसके भैया इसको प्यार से क्या कहते थे, बुच्ची दाई कहते थे, लेकिन इसका नाम क्या है, लीलावती। तो 13-14 वर्षों बाद 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही थी, नैहर आई थी। पूछ सकता है कि लीलावती कितने वर्षों बाद नैहर आई थी, 13-14 वर्ष बाद, ठीक है। शादी के 13-14 साल के बाद ये नैहर आई थी। ठीक है, इससे पहले जब वो आई थी वो माँ के श्राद्ध कर्म पे आई थी ना। जब इसकी माँ का देहांत हुआ था तो माँ का जब जो है श्राद्ध कर्म हुआ था उसी में आई थी। उसके बाद जब डायरेक्ट ये 13-14 साल के बाद ही अपना नैहर आई।
जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती जा रही थी ना। यानी जीप में ये जो है, जीप आगे जा रहा था, पीछे पीछे जो टोला मोहल्ला जा रहा था, इसे बार बार पीछे घूम घूम के उसको देख रही थी, ठीक ना। कि एक समय था यहाँ हम ऐसे खेला करते थे, ऐसे कूदा करते थे, इससे मिला जुला करते थे ना, ऐसे करके। सीमेंट का पुल आ गया, सूखी नदी का पुल ना। एक अब पुल आया सीमेंट का पुल, यही सीमेंट का पुल जो है, जो कैसा है, सूखी नदी का पुल है। कि पुल के नीचे जो नदी है वो नदी क्या है, वो नदी सूखी हुई है, ठीक ना। पिछली बार आए थे तब नदी में पानी था और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था, ठीक ना। पिछली बार जब वो माँ के श्राद्ध कर में आई थी तब नदी में क्या था, नदी में पानी था। और उस टाइम जो ये पुल सीमेंट का नहीं बना हुआ था, उस टाइम ये पुल किसका बना था, काठ का पुल बना था, जिसको कठपुल्ला कहते हैं। नदी सूख गई है, अब रेत ही रेत हो गए हैं, रेत की नदी, ठीक ना। यानी कि अब नदी के नीचे जब सब पानी सूख गया, केवल क्या बच गया, रेत। रेत मतलब क्या होता है, बालू। केवल क्या बच गया, बालू ही बालू बच गया। एक और यहाँ लिखेंगे ये पॉइंट, जो सब को लिखना है। पिछली बार हल्ला नहीं बालक, पिछली बार जब लीलावती नैहर आई थी, पिछली बार जब लीलावती नैहर आई थी तो उस समय काठ का गांव में, तो उस समय गांव में, ठीक ना, काठ का पुल था। कौन सा पुल था, काठ का। और काठ के पुल को क्या कहते हैं हम लोग, कठपुल्ला। क्या कहते हैं, कठपुल्ला। उस समय से कठपुल्ला था, ठीक ना। जी कठपुल्ला था। जीप दरवाजे पर लगी, ठीक ना। जीप अब घर पहुंच गया, अब जीप कहाँ लग गया, दरवाजे पे। एकदम बदल गया है घर द्वार। यानी कि ये मन ही मन सोच रही है कि घर द्वार जो पहले जैसा नहीं रहा। जब 13-14 साल पहले आए थे, ठीक ना, उस टाइम जो घर द्वार बिल्कुल अलग था। अब क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया, एकदम सा ये बदल गया है। खपरेल की जगह पक्के का मकान। जब लीलावती 13-14 साल पहले आई थी, उस टाइम जो इसका घर जो था, नैहर जो था, वो किसका बना था, खपरेल का। ऊपर खपड़ा था, नीचे फूस वगैरह होगा, ऊपर खपड़ा था। अब वो पक्का मकान बन गया। दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेसर, मशीन और जनरेटर, इतने सारे गाड़ी लगे थे, ठीक ना। जीप था, ट्रैक्टर था, थ्रेसर था, मशीन, उसके बाद जो है ना, और जो जनरेटर वगैरह ये सब था। बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। पहले बिजली का पोल गांव तक नहीं था, शहर तक ही था, ठीक ना। और गांव में बिजली नहीं थी, लालटेन डिबिया जला के दिन गुजारा करना पड़ता था। अब बिजली का पोल गांव तक आ गया है। पुल के इस पार से ही देखा था कि लीलावती ने, ठीक ना, शून्य में पतली पतली रेखाएं से बिजली के तार। पुल के इस साइड घर था, उस साइड बिजली के पोल थे ना। उसी वजह से देखते थे, अच्छा वहाँ बिजली का पोल है, अब पतले पतले तार उसमें लगे हुए। लेकिन अब जो है पोल गांव तक आ गया, पुल के इस पार तक आ गया है। नरेश कह रहा था आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ, ठीक ना। बोला आप यहाँ ऐसो आराम से मजे से रहिए, आपको यहाँ कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। सब कुछ है घर में, फोन है, फ्रिज है, टीवी है, VCD है, सब कुछ है, ठीक ना। बोला आपको जो भी सुख सुविधा चाहिए अब घर में सब कुछ। अब गांव हमारा गांव जैसा नहीं रहा, गांव कैसा बन गया, शहर जैसा बन गया है। कैसे कहे लीलावती की यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ, ठीक ना। लीलावती जो मन ही मन सोचती है कि हम ये सब देखने नहीं आए हैं, ठीक ना, ये सब हमारे यहाँ भी है। ये भी शहर में रहती है, तो ये सब इसके यहाँ भी है। बोला ये सब हम देखने नहीं आए हैं, यह सब कुछ और इससे भी ज़्यादा है उसके पास, ठीक ना। जितना कुछ इसके पास था इससे ज़्यादा उसके पास। जानिए रहा कि मुंबई में यदि किसी का घर है, उसके बाद टीवी, AC, फ्रिज, कार वगैरह ये सब जो रहना छोटी सी बात है ना, आम बात है। वह तो नैहर की पहले वाले असुविधाएं के लिए तरस रही है, ठीक ना। नैहर में जो पहले असुविधा थी, एक एक चीज़ की जो कमी थी, वो याद इसको अब भी आ रहा है। सखी सहेलियाँ, नदी पोखर, खेत खलिहान,
टोले पगडंडियां, नाथ बाबा का थान, ठीक ना, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर, ये सब उसको अब याद आ रहा है। कैसे कहे कि क्या देखना चाहती है बुआ, ठीक ना, बुआ को ये सब देखना है और ये सब दिखा रहा है उसको, फ्रिज, एसी, टीवी, ये सब दिखा, ठीक ना। अब तो सांझ हो गई वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी खवास टोली का और सहेलिया माई को 2 साड़ियाँ दे आती, ठीक ना। जब तक ये घर पहुंची तब तक क्या कितना हो गया था, तब तक शाम हो गया। तो ये सोच रही मन ही मन कि अगर शाम नहीं हुआ रहता अभी खवास टोली जाती अपनी सहेलिया माई को 1-2 साड़ी दे देती। पैर छूने पर आशीष देंगी हमरे ऐसन झुल बुढ़ी को, जैस बेटी अहिबाल बहन रहे तक गंगा जमुना में पानी रहे, ठीक ना। मतलब वो जो है मतलब आशीर्वाद देती कि हमरे जैसा झुलझुल बुढ़िया को तुम्हारी जैसे बेटी मिली है। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा उससे तो लीलावती के होश ही उड़ गए। शाम में जब सब खाने बैठा, भैया थे, भाभी थे, दोनों भतीजे सुरेश और नरेश थे। भैया क्या किए, कुछ जो है मतलब बोले, ठीक ना। उसको जब लीलावती सुनी तो उसके होश उड़ गए। सुनती हो बुच्चीदा, सहेलिया माई का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई लिए हुए था, ठीक ना। और सहेलिया माई का परिवार जो है जमीन बटाइया लेता है ना गाँव में, जमीन जब बटाइया देता है, बोला सहेलिया माई का जो है परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई पर लिया था, है ना। उसका बेटा है ना कलेसरा, ठीक ना, उसने जमीन पर सिकमी बटाई का दवा ठोक दिया। किसका दवा ठोक दिया? सिकमी बटाई का। यह सब मैंने तुमको कभी नहीं बताया, बोला कि ये सब हम तुमसे क्या रखे हैं, छुपा के रखे, कभी नहीं बताए। केस मुकदमा चला पूरा, ये उस पर केस किया और ये भी उस पर केस किया। जमीन पर पहले दफा 107 लगा और 144, धारा का नाम है। पहले क्या लगा? धारा 107 लगा, फिर धारा 144 लगा। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तो मामला इतना गंभीर हो गया कि मामला कहाँ पहुंच गया? हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलेसरा, केस में हार गया, ठीक ना। बोला हम लोग इतना बहादुर, ठीक ना, पिस्टल लेके हाथ में चलते हैं, वो इतना हम लोग का क्या ही मुकाबला करे, केस वो क्या हो गया? हार गया। हम लोगों की डिग्री हो गई। भैया बोल के मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ की तरफ देखता कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे बाबूजी, ठीक ना। असल बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाबूजी आपको असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। बोला कलेसरा किससे जुड़ गया है? कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी जुड़ गया, ऐसे पार्टी जुड़ गया है जो दिन दहाड़े दूसरों की मर्डर करता है। क्या करता है? मर्डर करता है। तुम्हारी जो ना तुम्हारी वो जो है जो खवास टोली की जो सहेलिया माँ, उसका जो है बेटा कलेसरा उसी से जुड़ा हुआ है। जब से आरक्षण लागू हुआ है खूनी पार्टी जरा उग्र हो गई है। आरक्षण जब मिला है खूनी पार्टी और जरा खतरनाक हो गया। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बबेला मचा था। कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था, सीधा फरसा, देखा है ना, फरसा गला वला काट दिया सीधे ना बाबूजी पर। मतलब बाबूजी पर क्या चला दिया? फरसा चला दिया। लेकिन बाबूजी क्या हो गए? बच गए। बेचारे की कलाई कट गई, जमीन पर गिर गए। बाबूजी तुरंत उसको जीप पर बिठा कर अस्पताल ले गए। सोने लाल ने डॉक्टर से कहा चारा मशीन से कलाई काट गई, ठीक ना। लेकिन बोला गया कि ये कलाई किससे कटा हुआ है? ये कलाई जो है चारा मशीन से काटा गया है। काट की मूर्त बनी लीलावती यह सब सुनती रही। वो बेचारी क्या करती है? वो सब केवल क्या कर रही है? बस सुन रही है। क्या यह सब जो वह सुन रही है सच है या कोई कथा कहानी? उसको दिमाग में काम नहीं कर रहा है जो हम सुन रहे हैं ये सच में हकीकत बात है या फिर कोई कथा कहानी है, ठीक ना। हल्ला मत करो। एक ही माँ के स्तनों का दूध पीने वाले कलेसरा और लीलावती, बताओ उसी का दूध जो कलेसरा भी पिया और लीलावती भी पी है। कलेसरा और लीलावती की सोच में देखो कितना अंतर है। कलेसरा वाला वहाँ खूनी बन गया, लीलावती कितनी अच्छी है। अवसाद के काले बादलों में गिरी लीलावती को सुनाकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछली जातियों के लोग हम लोग पर अपना दुश्मन समझने लगे। और जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछले जाति में जो छोटे जाति के लोग हैं वो हमको अपना क्या समझने लगे हैं? अपना दुश्मन समझने लगे हैं, अपना दुश्मन हमको मानने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले हैं क्या? ठीक ना, एक गरम दल का आदमी था। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बुआ, हम लोगों का भी अपना संगठन है, मतलब अपना भी दबदबा है। दबदबा था, दबदबा है, अपनी सेना, अपना सेना है। साफ 2 फाक हो गया है गाँव।
एक उच्च लोग और एक निम्न लोग, यानी एक बड़े जाति एक छोटे जाति। खवास टोली और पूरे पछियारी टोली से तुम्हारी पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं कि सामंती जात के हैं हम लोग। उन लोग का मानना हम लोग सामंती जात के, खवास टोली के लोग का क्या मानना, हम लोग सामंती जात के हैं। अवसन भाव से शून्य में देर तक देखती रही लीलावती। दिन के तीसरे पहर घर में पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ निकल गई लीलावती ना। घर के पीछे में एक पोखर था, उसी पोखर की तरफ ये जो है ना दोपहर में, अगले दिन दोपहर में निकल गई। एकदम सुनसान था कमल पोखर, ढेर सारी कठिली जंगली झाड़ियां उगाई थी। अब पोखर का साफ सफाई करने वाला कोई नहीं था, उसमें बहुत सारे जंगल उग उठे थे। बगल के किसी पेड़ से पंडुकी पक्षी की आवाज आ रही थी, ठीक ना, वो आवाज था तू तुरुम, ठीक है ना, ये आवाज था, ठीक ना। तो आज के लिए इस लेक्चर में कितना रखते हैं, जितना भी इस कहानी में बचा है वो हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।